आज हम इस साल यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा में इतिहास विषय से पूछे गए जो प्रश्न सामान्य अध्ययन के पेपर में आए थे उन पर कुछ चर्चा करेंगे। 2020 के प्रश्न पत्र में इतिहास से संबंधित एक प्रश्न था जो यह था कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें पहला विकल्प था सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र के पाठ। दूसरा विकल्प था वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। तीसरा इसका विकल्प था परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ का मार्ग प्रशस्त हुआ। और चौथा जो था वो था आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त हुआ। इसका मतलब इसका जो उत्तर था वह था सी। यदि हम लोग इस प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या करें तो ये जो शब्द है इसमें जो दिया गया है पारमिता, मूलतः पारमिता नहीं, यह शब्द जो है पारमिता होता है। प्रज्ञा पारमिता के नाम से हम इसको जानते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित यह वह अवस्था है जिसको प्राप्त करने पर जो भी भिक्षु है, जो भी बौद्ध है, वो महाज्ञानी हो जाते हैं। और पारमिताएं भी 10 तरह की बौद्ध धर्म में मानी गई हैं, जो हैं दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय कौशल, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान पारमिता। तो बोधिसत्व जो होते हैं प्रत्येक भूमि में सामान्यतया इन सभी पारमिताओं का अभ्यास करते हैं, प्रत्येक अवस्थाओं में इनका अभ्यास करते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के 2 भाग थे। पहला था हीनयान जो मुख्य रूप से अष्टांगिक मार्ग पर जोर देता है, और महायान जो बौद्ध धर्म है वह पारमिता के मार्ग पर जोर देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर था सी। अगला जो प्रश्न था वह था भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई का मुकदमा किस पर केंद्रित था। इसके अंतर्गत 3 मुद्दों की बात इसमें की गई है। पहला था महिलाओं को शिक्षा पाने के अधिकार से संबंधित, दूसरा था सहमति की आयु, और तीसरा था दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। इन 3 बिंदुओं को लेकर के यह प्रश्न पूछा गया, और यह पूछा गया था इसके अंदर कि इस मुकदमे से संबंधित इन तीनों में से कौन कौन से तथ्य इस मुकदमे से सीधे रूप से संबंधित थे। इस प्रश्न का उत्तर है बी, अर्थात 2 और 3, मतलब सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन जो था इस मुकदमे से संबंधित था। यदि हम लोग इस मुकदमे की या इस पृष्ठभूमि की बात करें तो रखमाबाई जो थी महाराष्ट्र से संबंधित थी, जिनका जन्म 1864 में हुआ था। उनकी विधवा माँ ने इनकी शादी 11 साल की ही उम्र में इनकी शादी कर दी थी। हालांकि शादी के बाद में वो कभी भी अपने पति के यहाँ रहने के लिए नहीं जा सकी थी, नहीं गई थी, और अपने माँ के पास ही वह रही। इसी दौरान उनकी माँ ने, जो विधवा थी, उन्होंने अपनी दूसरी शादी की, जो एक सर्जन थे, एक डॉक्टर थे, सखाराम अर्जुन, उनके साथ में इनकी शादी हो जाती है। और इस तरह से रखमाबाई को सौतेले पिता का जो है वो आसरा मिलता है, उनका संरक्षण प्राप्त होता है। रखमाबाई अपने सौतेले पिता से बड़ी प्रभावित थी, और रखमाबाई ने बाद में अपने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस मुद्दे को लेकर के उस समय काफ़ी हो हंगामा मचा, काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन रखमाबाई इस बात पर अड़ी रही कि वो उस विवाह बंधन में नहीं बंधेगी जो उनकी मर्जी से शामिल, जो उनकी मर्जी से ही स्थापित नहीं हुआ था। इसके अलावा रखमाबाई ने अपने पिता की प्रेरणा से चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाया, और उनके पिता ने उसका इसमें भरपूर सहयोग और समर्थन किया। साथ ही इस बात का भी समर्थन किया कि उन्हें अपने पति के घर इच्छा से जाना चाहिए। यदि वो नहीं जाना चाहती तो वे इस बात के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो कम उम्र में गर्भवती होने के खिलाफ भी थे। बाद में रुक्माबाई ने लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन से मेडिकल की डिग्री हासिल की, और जो उनके पिता थे सखाराम अर्जुन ने, उन्होंने महिला स्वास्थ्य,
साफ सफाई और मातृत्व के समय देखरेख पर एक बेहतरीन किताब भी लिखी। ये उस समय की बात थी जब इस तरह के विषयों पर बात करना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था या बहुत विवादित था। तो रखमाबाई के पति जो थे वो दादाजी भीखाजी ने भी इस विवाद को लेकर के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इस कोर्ट के भी इस विवाद में रखमाबाई ने इस विवाद को, इस केस को जीता और यह मुकदमा जो था भारत में शादी की या विवाह की उम्र को तय करने का आधार बना। तो इस तरह से रखमाबाई का यह जो मुकदमा था अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था और यह इस प्रश्न के तहत, इस प्रश्न के अनुसार दूसरे और तीसरे तथ्य से संबंधित था जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो था इस बार पूछा गया वो था कि किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती में कमी आई या उसका ह्रास हुआ। 4 विकल्प जो इसमें दिए गए थे वो था, पहला, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध होना। दूसरा विकल्प था, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी होना। तीसरा विकल्प था, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा विरोध किया जाना। और चौथा विकल्प था, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वह है, नई खोजों के कारण विश्व के बाजार में इसका ज़्यादा लाभकारी न होना। इस प्रश्न का सही उत्तर था, अर्थात बी जो था इस प्रश्न का सही उत्तर था। यदि इस प्रश्न के थोड़े से पृष्ठभूमि में जाएं तो हम लोग ये जानते हैं कि नील की खेती 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने चरम विकास पर थी। इसके उत्पादन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1856 में भारत में लगभग 19,000 टन नील का उत्पादन हुआ और उन दिनों पूरा का पूरा नील यूरोप भेज दिया जाता था। लेकिन वहाँ औद्योगिक क्रांति के बाद में कपड़ा उद्योग का तेज़ी से विकास हो रहा था और ऐसी स्थितियों में जर्मनी की 2 कंपनियों बडिश एंड लीन और सोडा फैब्रिक सिंथेटिक नील का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन करने लगे। तो इस स्थिति में प्राकृतिक नील की जो मांग थी वो लगातार कम होती चली गई और जिसके चलते 20वीं शताब्दी के आते आते प्राकृतिक नील का जो व्यवसाय था, जो खेती थी, वह अलाभकारी होने लगी, जिसके कारण इस दौरान जो था नील की खेती में उनको व्यापक स्तर पर ह्रास या कमी दिखाई देती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा गया था कि वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। ये तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे वेलेज़ली। इन्होंने कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी जिसके उद्देश्य को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्पों में एक था, पहला विकल्प था उन्हें लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। दूसरा विकल्प था वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति, ओरिएंटल नॉलेज के प्रति अभिरुचि को पुनः जगाना चाहते थे। तीसरा विकल्प था वह विलियम कैरी और उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहते थे। और चौथा विकल्प था वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, अर्थात वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली जो थे भारत में गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए। वह साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने अपनी सहायक संधि की व्यवस्था आरंभ की, जिसके कारण निज़ाम, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया और अन्य छोटी मोटी रियासतों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और उनका उस पर प्रभाव स्थापित कर दिया गया। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को अपने यहाँ पर अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था और उनके विदेशी संबंधों पर भी कंपनी का पूर्ण नियंत्रण स्थापित होता था। इस तरह से सहायक संधि करने वाले राज्य कंपनी पर पूर्णतया आश्रित हो जाते थे। लॉर्ड वेलेज़ली ने 1799 में मैसूर पर आक्रमण किया और टीपू इस युद्ध में मारे गए। मैसूर का एक बड़ा भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड वेलेज़ली के समय ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी लड़ा गया जिसमें अंग्रेज जीत गए और उन्होंने
नागरिक सेवा में सिविल सर्विसेज में भर्ती करने वाले कंपनी के जो कुछ युवक थे उनको प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और वे चाहते थे कि जो भी व्यक्ति लंदन से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्त हो वह भारत की पृष्ठभूमि, भारत के इतिहास को जाने, और इसी उद्देश्य से लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न था, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था, किस घटना को कहा जाता है? पहला विकल्प था 1857 का विद्रोह, दूसरा विकल्प था 1921 के मापिला विद्रोह, तीसरा विकल्प था 1859-60 का नील विद्रोह, और चौथा विकल्प था 1899 से 1900 के दौरान होने वाले बिरसा मुंडा के विद्रोह को। तो ये प्रश्न ये था कि उलगुलान इस उपयुक्त विकल्पों में से किस विद्रोह के लिए प्रयुक्त किया गया, उपयोग में लाया गया? तो इसका सही उत्तर है डी, 1899-900 के बिरसा मुंडा आंदोलन या विद्रोह के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आदिवासियों का जो संघर्ष था वह 18वीं शताब्दी से चला आ रहा था। 1766 के पहाड़िया विद्रोह से लेकर के 1857 के गदर या क्रांति के बाद भी आदिवासी निरंतर अपने अधिकारों को लेकर के संघर्ष करते रहे। 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था वह उलगुलान के नाम से जाना गया। आदिवासियों को लगातार जल, जंगल और जमीन तथा उनके प्राकृतिक संसाधनों से निरंतर ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बेदखल किया जाता रहा और वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई के साथ साथ जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई भी छेड़ी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। ये महाजन, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, कर्ज के बदले उनके ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। यह मात्र विद्रोह नहीं था, यह एक तरह से आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए भी एक बड़ा संग्राम था। अगला प्रश्न पूछा गया वह था, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। दूसरा कथन था, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। और तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। प्रश्न ये था कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अर्थात केवल 3। बाकी पहले और दूसरे कथन गलत हैं। केवल तीसरा जो कथन है वह सही है। पाणिनि नहीं बल्कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, जिन्होंने महाभाष्य लिखा। और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा रचित एक तरह का व्याकरण शास्त्र है। अमर सिंह, जो दूसरे कथन की बात की गई है, अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से संबंधित हैं, जबकि प्रश्न में कहा गया है कि वह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। तो इस तरह से यह कथन भी गलत सिद्ध होता है। राजशेखर ने जो कवि मीमांसा लिखी उसके अनुसार अमर सिंह ने उज्जैनी में काव्यकार परीक्षा उत्तीर्ण की और एक प्रकीर्ण पद्य में अमर सिंह को शबर स्वामी की शूद्र पत्नी का पुत्र भी कहा गया है। तो ये इसका एक ऐतिहासिक उल्लेख भी हमको मिलता है। पाणिनि संस्कृत भाषा के बड़े व्याकरणाचार्य हुए और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में वे मौजूद थे। भंडारकर जो इतिहासकार रहे हैं वे पतंजलि का समय लगभग 158 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर तीसरा सही है। अगला जो प्रश्न था वह था, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कुछ इस पहले टर्म दिए गए हैं, उसके बाद में उसके व्याख्या की गई है, उसका डिटेल बताया गया है, उस पद का जो प्रभार है वो बताया गया है। तो पहला जो इसमें कथन था, पहला था औरंग। इसका प्रश्न में बताया गया अर्थ है, प्रभारी जो बताया गया वह है
राजकोष का प्रभारी। दूसरे विकल्प में, दूसरे कथन में बेनियान को कहा गया है, बताया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। और तीसरे कथन में मिरासीदार को राज्य का नामित राजस्वदाता बताया गया है। प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 और 3। अर्थात इसका मतलब यह है कि पहला जो कथन है औरंग, वो गलत है। शब्द जो बेनियान है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में अक्सर पाया जाता है और यह उन व्यापारियों को इंगित करता है जिन्होंने यूरोपीय व्यापारियों और उनके भारतीय समकक्षों के बीच एक तरह से मध्यस्थ का काम किया। गुजरात में श्रॉफ, वोहरा और पारेख मुख्य रूप से बनिया परिवार थे, जैसे कि उस समय के प्रसिद्ध बनिया परिवारों में ब्रज बोहरा और कल्याण दास पारेख का नाम भी इतिहास में मिलता है। ये मूल रूप से दलाल थे या एक तरह के मध्यस्थ थे, जिनका कार्य अंतर्देशीय व्यापारियों से निर्यात योग्य उत्पादन की आपूर्ति के लिए अनुबंधों को लाना और ये सुनिश्चित करना था कि व्यापार निर्बाध गति से चलता रहे। कलकत्ता में दलालों को बनिया या बेनियान भी कहा जाता था। दक्षिण भारत के तमिल जिले में मुट्ठी भर गांवों के निवासी, जिन्हें मिरासीदार कहा जाता था, अक्सर ब्राह्मण और अन्य उच्च जातियों से संबंधित होते थे। उन्होंने पूरे गांव की भूमि पर अपने अधिकार जताए और गांव के मामलों को नियंत्रित किया। उनके अधीन किसानों का एक समूह था जो या तो गांव की जमीन पर खेती करने के लिए स्थायी अधिकार रखते थे या अन्य गांवों से संबंधित अस्थायी किराएदार थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत सरकार ने मिरासीदारों को जमीन का एकमात्र मालिक के रूप में भी मान्यता दी। अगला प्रश्न था महासांघिकों के द्वारा बुद्ध के देवत्व रूपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये प्रश्न पूरी तरह से ये था कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें कथन था स्थविरवाद महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा कथन था लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। और तीसरा इसके अंदर कथन था महासांघिकों के द्वारा बुद्ध के देवत्व रूपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया कि कौन से कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वह था बी, अर्थात 2 और 3। अर्थात लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी और तीसरा कथन महासांघिकों के द्वारा बुद्ध के देवत्व रूपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये दोनों कथन सही हैं। हालांकि इसमें स्थविरवाद हीनयान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। स्थविरवाद या थेरवाद शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की बात। बौद्ध धर्म की इस शाखा में पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों का पालन करने पर बल दिया जाता है। थेरवाद अनुयायी कहते हैं कि इससे वे बौद्ध धर्म को उनके मूल रूप में जान पाते हैं। इसके लिए तथागत बुद्ध एक महापुरुष अवश्य हैं, लेकिन कोई देवता नहीं। वे उन्हें नहीं पूजते और न ही उनके धार्मिक समारोह में बुद्ध पूजा होती है। जहाँ महायान बौद्ध परंपराओं में देवी देवताओं जैसे बहुत से दिव्य जीवों को माना जाता है, वहाँ थेरवाद बौद्ध परंपराओं में से ऐसे किसी हस्ती की पूजा नहीं की जाती। थेरवादी मानते हैं कि हर मनुष्य को स्वयं ही निर्वाण का मार्ग ढूंढना होता है। इन समुदायों में युवकों के भिक्षुक बनने को बहुत शुभ माना जाता है और वहाँ ऐसा रिवाज है, ऐसी रिवायत है कि युवक कुछ दिनों के लिए भिक्षु बनकर फिर गृहस्थ में लौट आता है। पहले ज़माने में थेरवाद को हीनयान शाखा कहा जाता था, लेकिन अब बहुत विद्वान कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। थेरवाद या स्थविरवाद वर्तमान काल में बौद्ध धर्म के ही 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है। और दूसरी शाखा जो थी उसका नाम है महायान। थेरवाद बौद्ध धर्म भारत से आरंभ होकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर फैला, जिसमें कि श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और लाओस प्रमुख देश रहे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो पूछा गया इस बार वह था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में
भारत पर पड़े प्रभावों की सही व्याख्या करता है। पहला विकल्प था भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। दूसरा विकल्प था भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। तीसरा विकल्प था देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई। और चौथा विकल्प था ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर था ए, अर्थात भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 1830 के दशक तक ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित सामानों ने भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी। क्योंकि ये भारतीय वस्त्रों से सस्ते होते थे, इसलिए भारतीय कपड़ा उद्योगों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को भारी क्षति हुई और बंगाल के कई बुनकरों को बेरोजगार होना पड़ा। रेलवे को 1853 में भारत लाया गया। आयातित भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाया गया, जिससे भारतीय वस्तुएं महंगी हो गई और ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर जो शुल्क था उसको बहुत कम कर दिया गया, जिसकी वजह से भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट होने लगे।